हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा मैट्रिसेस के अगले लेक्चर है और लास्ट लेक्चर तक हमने जो ट्रांसपोज है वो कवर कर रखे थे, उसका थियरी पोर्शन, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके जो थियरी पोर्शन है वो कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम उसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने पिक किया है यहाँ पे इस टॉपिक के ऊपर, ट्रांसपोज वाले टॉपिक के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस कर लेते तो हमारे को आइडिया लग जाएगा कि हम लगभग इसका क्वेश्चन करेंगे कैसे, एंड देन अपन अगले टॉपिक जो है एडजॉइंट एंड इनवर्स उसके ऊपर चलेंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में क्लियरली आपको दिखाया है कि आपको एक गंदा सा एक्सप्रेशन दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये पूरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक रियल नंबर आ गया, उसके साथ एक और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और उसके बाद में होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर लैम्डा। देन वी हैव टू डिटरमाइन लैम्डा वेयर इट इज गिवन दैट a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। a फोर्थ ऑर्डर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? सिंपल फ्लैट डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। बट अगर आपको प्रॉपर्टी सही से लगाना नहीं आता या फिर थोड़ा बहुत आप से मिस्टेक कर लेते हो तो जरूर आपके झोले पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर जो है वो आ जाएंगे। क्लियर है क्या? तो केयरफुली करना होगा इस चीज को, आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एकदम अंदर से अंदर वाली चीजों को देखिए। सबसे अंदर वाला डिटर्मिनेंट कौन है? ये। अभी इसमें जो ये डिटर्मिनेंट बैठा हुआ है ये एक रियल नंबर की तरह ट्रीट होगा ही नहीं होगा? ये एक रियल नंबर की तरह ट्रीट होगा। इस रियल नंबर को जब बाहर निकालेंगे, है ना, हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज डायरेक्टली के टू द पावर एन इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां पे एन हो जाता है ऑर्डर ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4, क्योंकि ये एक रियल नंबर की तरह ट्रीट होगा। और साथ में क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बचेगा और बाहर आपका ए आएगा और उसका होल डिटर्मिनेंट होगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा। अभी अगर आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है तो ये 4 + 1 एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अगर ये 5 हो जाता है तो यहां से ये वापस क्या है? एक रियल नंबर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो अगर इस कांस्टेंट के को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो इस कांस्टेंट का पावर में एग्जैक्टली कितना आएगा? ऑर्डर कितना है? 4 है यहाँ पे, इनटू साथ में क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा है। तो नेट कितना आ रहा है? 20 और 1 21 आ रहा है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 21 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर लैम्डा, देयरफॉर योर लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 21। तो इस तरीके का 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और आपके जेईई में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है क्या? समझ आ गया आपको? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन था इस टॉपिक के अंडर पे। शीट के इंटरनल क्वेश्चन जो थे उनमें से मैंने 6 क्वेश्चन पिक किया जो अच्छे क्वेश्चन थे, उनको मैं करके देता हूँ आपको। बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल है, रिमेनिंग 4 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। पॉज कीजिएगा और अच्छे से सॉल्यूशन नोट करके रखिए। क्लियर है क्या? समझ के नोट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप बिना समझे नोट करते जा रहे हैं। नंबर 2 जो क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स दे करके आपको क्या पूछा गया कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करके दिखाओ। अभी आप जानते हो कि दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को आप 2 मैट्रिक्स के समेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो बहुत सारे तरीके से, इनफाइनाइट तरीके हैं। बट जब भी मैं किसी मैट्रिक्स को सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करने जाऊंगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है ना? लास्ट क्लास में आखिरी में अपन आपको यूनिकनेस प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव भी करके दिए थे। क्लियर है क्या? वो यूनिक होगा, वो मल्टीपल कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे ये देख लेते हैं। आप जानते हो कि एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix, as sum of symmetric and skew symmetric matrix as, कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है? A is equal to half of A plus A ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस में हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज आएगा जो स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक वाला पार्ट है, ये स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बस ये चीज दोनों निकालना है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है क्या? तो इज इक्वल टू हम P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। क्लियर है क्या?
वेयर P represents a symmetric matrix, P represents a symmetric matrix, और Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड Q represents a skew symmetric matrix। ठीक है, समझ रहे हो? तो हियर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है वो तो बोलो कि A दिया गया है, A कितना दिया गया है 291, सिंपल सा चीज है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। 291 5 -7 -1 और इधर है आपका 7 2 0, तो ये आपका A दिया गया है। अगर A ये हो जाता है तो A ट्रांसपोज डेफिनेटली कितना होगा, रोज और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो, 257 आ जाएगा, इधर 9 -7 2 आ जाएगा और इधर 1 -1 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये हो जाएगा A ट्रांसपोज। देयरफॉर P जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आप हाफ ऑफ, सबसे पहले A को आप ऐड कीजिए A ट्रांसपोज के साथ। A कितना है 257, लिखना पड़ेगा पूरा, 9 -7 2 और 1 -1 0। सिमिलरली A ट्रांसपोज कितना है 257, इधर आ जाएगा, 9 -7 2 इधर आ जाएगा, 1 -1 0 इधर आ जाएंगे। क्लियर है क्या? तो यही चीज किसके इक्वल हो जाएगा, सम करने के बाद 4 5 और 9 मिलकर के 14 और 7 और 1 मिलकर के 8। सही है क्या? 9 और 5 मिलकर के 14, -7 मिलकर -14 और 2 और -1 मिलकर के 1। ठीक है ना? 1 और 7 मिलकर के 8। ठीक है, -1 और 2 मिलकर के 1 और 0 मिलकर के 0 आ जाएगा। सही है क्या? क्लियर है? तो अभी अगर मैं हाफ से प्रोडक्ट कर देता हूं तो हमारे पास जो चीजें आएगा वो क्या आ जाएगा, 274 आ जाएगा, यहाँ पे 7 -7 और हाफ आ जाएगा, और यहाँ पे 4 हाफ और 0 आएगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो? तो ये आपका सिमेट्रिक डिटरमिनेंट मिल गया। एंड Q इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। सेम सिमिलर चीज तरीके से आप Q यहाँ पे निकालोगे, निकालो दोनों का, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, करके जो भी आंसर आएगा वो आप निकालिए आराम से, है ना? तो यहाँ पे P मिल जाएगा, Q मिल गया, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स A in the form of a sum of a symmetric, in the form of sum of a symmetric and a skew symmetric matrix is A is equal to the given matrix लिखोगे is equal to P plus Q से एक्सप्रेस करके दिखा दोगे, तो ये कंप्लीट मार्क आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? समझ लो ना? A is equal to this equal to P plus Q भी आप लिख सकते हो, P plus Q पे जगह पे डायरेक्टली P और Q का वैल्यू भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। क्लियर है? तो ये हो गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, मेरा यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अभी अगर आप भी इस तरीके से छोड़ देंगे तो आपका जिंदगी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल आपका नहीं बचेगा। क्लियर है? अच्छे से पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा एंड देन जो भी डाउट है वो बताते जाइए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मल्टीपल इंफॉर्मेशन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज A दोनों के दोनों एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। ये दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या यह है कि यह एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तब जाकर के मैं बोल सकता हूं कि A एक ऑर्थोगोनल है। तो बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल होने से ये ऑर्थोगोनल है ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है क्या? समझो मेरी बात? ये दोनों इक्वल तो आई होना पड़ेगा तभी ऑर्थोगोनल होगा। एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू A। तो ये तीन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। बिल्कुल प्रॉपर्टी के ऊपर है, बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, ये सब के प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, तो दिमाग लगाना होगा और कोई रास्ता तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे AB इंटू AB ट्रांसपोज शुरू करते, प्रोसीड करते, देखते हैं जहां पे अटक जाएंगे उस जगह पे दिमाग लगाएंगे। पहले तो जितना सीरियली चलना चाहिए आपको, अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉपर्टी पता है वो अप्लाई करते जाओ। तो ये क्या आएगा, AB होल ट्रांसपोज क्या पता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है? अभी मेरा दिलचस्पी, मेरा मन क्या कह रहा है कि B और B ट्रांसपोज को मैं साथ साथ देखना चाहता हूं। तो B और B ट्रांसपोज को अगर मुझे साथ साथ देखना है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या करना होगा दोस्त, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना होगा।
ए को एक मैट्रिक्स, बी को एक मैट्रिक्स और इसको कंप्लीटली एक मैट्रिक्स अगर कंसीडर करोगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगा, इस तरीके से लग जाएगा ना भाई। ठीक है, यहाँ पे एक बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब लगा चुके हो, क्लियर है क्या। अभी इसके बाद वापस इस जगह पे आप ऑब्वियसली क्या करोगे, एसोसिएटिव लगाओगे, क्योंकि बी को बी ट्रांसपोज के साथ देखने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका डाटा दिया हुआ है ना बी ट्रांसपोज बी। समझ रहे हो मेरी बात, बस इसीलिए अपन सोच रहे हैं। तो अभी इस बी ट्रांसपोज की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, बी ट्रांसपोज इंटू बी, क्लियर है, सिंस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी। अब यहां से क्या करें, हमें पहुंचना है इस जगह पे, इस जगह पे अगर पहुंचना है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना दोस्त। क्या कर सकते हैं यहां से, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से क्या कर सकते हो, यहां से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं जरूर कि वापस एसोसिएटिव लगा करके B इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बट फायदा क्या होगा लिख के, वही तो समझ नहीं आ रहा है, फायदा तो दिख नहीं रहा है मुझे भाई, क्लियर है क्या, फायदा तो नहीं दिख रहा है। B इंटू ए ट्रांसपोज, डिफिकल्ट क्वेश्चन यार। B इंटू ए ट्रांसपोज कहां से अपन निकाल सकते हैं, B इंटू ए ट्रांसपोज कहां से निकाल पाओगे, सोचना पड़ेगा। B इंटू ए ट्रांसपोज के लिए काफी हद तक हमें चाहिए क्या था, A इंटू बी चाहिए था ना इधर, A इंटू बी अगर चाहिए तो इसको क्या कर सकते हैं, ए बी ट्रांसपोज, अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वापस एसोसिएटिव लगा देते हैं तो बी ट्रांसपोज को ए के साथ लेकर के आ जाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अभी ए इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए पता है, और यहाँ पे रहेगा बी इंटू ए ट्रांसपोज, बट बी इंटू ए ट्रांसपोज से तो कोई काम नहीं चलेगा ना, बी इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू हमें चाहिए होगा। अच्छा, बी इंटू ए ट्रांसपोज में निकाल सकता हूं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप दोनों तरफ होल ट्रांसपोज कर दो, इस इक्वेशन में आप दोनों तरफ होल ट्रांसपोज कर दो ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बी इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहां से आपको B इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया, और उसको आप क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इंटू बी लिख सकते हो, ठीक है, सिंस B इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी, क्लियर है। वापस यहां से अपन क्या कर सकते हैं, आराम से यहां से एसोसिएटिव लगा सकते हैं, बोले एसोसिएटिव यहां से कैसे लगाएंगे, B ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है ना, हमें यहाँ पे चाहिए क्या, ए बी होल ट्रांसपोज, दैट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए, तो एसोसिएटिव लगाते हैं, इस ए ट्रांसपोज को अभी इसके साथ चिपका देते हैं, है ना, और बी को बाहर रखते हैं। जैसे मान लो कि इसको मैंने मान लिया, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया इस पूरे वाले को P मान लिया, इसको Q मान लिया और इसको R मान लिया, तो मैंने P इंटू क्यू आर को क्या कर दिया, PQ इंटू R कर दिया, समझ रहे हो ना, ये तो आपका P ही रहा, ये Q ही रहा और ये R रहा, बिल्कुल बराबर कर सकते हो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी आपने क्या लगाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए, क्लियर है क्या। यहाँ पे वापस आप अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो ये बी ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और ए ट्रांसपोज साथ में आ जाएगा, और ए इंटू ए ट्रांसपोज को वापस मैं क्या लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ए ट्रांसपोज के साथ अभी बी ट्रांसपोज चाहिए, तो इसको मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए को बाहर लेकर के आ जाता हूं, ठीक है, और वापस इसमें अगर एसोसिएटिव लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और इधर ए भी आ जाएगा, and what is your B transpose A transpose, B transpose A transpose is nothing but your AB whole transpose into AB, extraordinary classical problem, ठीक है। अभी हमारा तो प्रैक्टिस होते होते आदत हो गया, देखो 2-3 मिनट के अंदर पता चल जाता है
बट आपको एज ए बिगिनर इस प्रोफाइल में प्रैक्टिस डालना पड़ेगा। प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन शीट में आपके भरे पड़े हैं, अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हो अच्छे से तो कीजिएगा, अपना डेवलपमेंट होता जाएगा। क्योंकि बिना प्रॉपर्टी को स्ट्रॉन्ग किए, और सिर्फ प्रॉपर्टी रखने का बात नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी समझ के उसका एप्लीकेशन को बिना स्ट्रॉन्ग के एडवांस के सवाल आप नहीं निकलेगा आपसे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अच्छे से समझ जाइएगा, ये जितना हलवा लगता है दिखने में उतना हकीकत में है नहीं। और रिसेंट ट्रेंड जो एडवांस का है तो कभी भी मैट्रिसेस में आपको बर्बाद कर सकता है, एक एक पूरा पेपर आपका खराब कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर है क्या? एज लाइक इन 2019, जैसे 19 में रूल के लिए मैं मूव किया था सबका मैट्रिसेस के थ्रू, वैसे ही कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड की बाकी चैप्टर स्ट्रांग हो वो अलग बात है, बट अगर मैट्रिसेस मतलब ये बहुत हैवी वेटेज था, ये 5 सवाल आ रखा था मैट्रिसेस पर, सारे के सारे एक से बड़े एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आप सोच सकते हो जिस चैप्टर से हर साल मुश्किल से 2 सवाल आता है, उस चैप्टर से अगर अकेला वो चैप्टर अगर 5 क्वेश्चन का वेटेज ले जाएगा तो ये कितना वाला चीज है। और सारे सारे अच्छे क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि लड्डू क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा एंड अकॉर्डिंगली इस टाइप के प्रॉब्लम में आपकी कमांड बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर है तभी जाकर के आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे मैट्रिसेस पर, आईडीजी पर। ठीक है, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में तो ये प्रूफ मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, ये सवाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अगर आ जाता है तो शायद सिर्फ आप ही बना पाओगे जो इसको करके जाओगे। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल शायद उस टाइम फ्रेमिंग के अंदर कर भी सकता है कोई बच्चा, अगर प्रैक्टिस किया है उस लेवल में तो कर सकता है, अदरवाइज अगर नहीं किया है, नाम सुना एनसीईआरटी पढ़ के बहुत समझ गया तब तो नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरीके का सवाल आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कर सकते हो, है ना। ब्लाइंडली कुछ भी कर दिया इधर से उधर तो नहीं चलेगा काम। ठीक है, जैसे सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लासिकल प्रॉब्लम है, हर साल कराता हूँ, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, ये सब मतलब क्वेश्चन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, एक से बड़े एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद भी आप देखोगे ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये चारों के चारों क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। क्लियर है? चलो, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, M एक 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है। M का ऑर्डर क्या है? 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मतलब समझते हो क्या? ऑर्थोगोनल मतलब समझते हो? प्रॉपर्टी तो याद ही होगा, M ट्रांसपोज डेफिनेटली M ट्रांसपोज M के इक्वल होगा और वो दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ M का वैल्यू जो है वो क्या दिया है? एग्जैक्टली 1 दिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ M जो है वो एग्जैक्टली क्या है? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बच्चे अगर ये प्रूफ दैट मैंने दिया है तो थोड़ा सा अच्छा मान सकते हो, बट बहुत बच्चे ऐसे ये सब अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो ट्रिक वगैरह भी यूज कर लेते हैं, बोलते हैं अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ M अगर 1 है तो M को सिंपल मैट्रिक्स कंसीडर कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 सबको पता है, और I को यहाँ पे पुट कर देते तो I माइनस I नल मैट्रिक्स आ जाता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ I नल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, वो लोग आंसर दे देते हैं। तो ये कहीं सही तरीका नहीं है, ये तो जुगाड़ हो गया। ठीक है ना, बट अगर प्रॉपर्ली तरीके से प्रूफ करने जाओगे सवाल को तो बाकी सवाल में बहुत दम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अपन स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, किस तरीके से आरएचएस तक आपको पहुंचाते हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। पहले आप एक बार पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको खुद का गलती मालूम नहीं पड़ेगा तब तक कोई खास फायदा होगा नहीं। ठीक, तो M माइनस I है। अभी M एक आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो I का वैल्यू आपको पता है, I को आप ब्लाइंडली यहाँ पे M ट्रांसपोज लिख सकते हो। ठीक है क्या? सबसे पहला तो ब्लाइंडली आपने यही कर लिया। ठीक है, अब इस M को आप सिर्फ M ट्रीट ना करके आप M इंटू I लिख सकते हो, बराबर, कोई इश्यू तो है नहीं। ये क्या आ जाएगा? M ट्रांसपोज। अभी यहां से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देता हूं तो M कॉमन आ जाएगा और ये I माइनस M ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? कंफर्म है? चलो, अभी मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट है कि इस चीज को डेफिनेटिव प्रिडिक्शन की तरह यही चीज में मेरे को यहाँ पे क्रिएट करने का बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं क्रिएट कर सकता हूं। अगर थोड़ा सा अकल लगाओगे आप तो क्रिएट हो जाएगा आसानी से। कैसे क्रिएट होगा? मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन लेने से फायदा क्या होगा कि ये M ट्रांसपोज माइनस I हो जाएगा, और I जो है वो बड़ा
आसान सा चीज है ना हमारे लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह, ठीक है, कोई परेशानी नहीं करता है। आई उसका ट्रांसपोज वही हो जाता है, आई का ट्रांसपोज जो है वो वही होता है, आप जानते हो। और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को आराम से अपन लोग ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर है ना। अभी देखो इस चीज को अगर मैं डिटर्मिनेंट के रूप में एक्सपांड करना चाहता हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m का वैल्यू मुझे पता है 1, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं कि ये एक मैट्रिक्स है ना, और ये मान लो एक और मैट्रिक्स है, ये मान लो एक और मैट्रिक्स है, ये A है मान लो, और ये मान लो पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर B है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी शुड बी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ M कितना दिया हुआ है, आपको 1 दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ M 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 है, तो डिटर्मिनेंट के अंदर से अगर स्केलर बाहर आता है तो पावर में कितना जाता है, -1 टू द पावर कितना होगा, ऑब्वियसली 3 होगा, समझ में आ रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई होल टू द पावर ट्रांसपोज, मतलब होल ट्रांसपोज, पावर क्या बोल रहा हूं, तो -1 की तो माइनस ही होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट ऑफ a तो इक्वल ही होगा ना भाई, m माइनस आई भी तो एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और उसका डिटर्मिनेंट एक ही तो बात है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई हमने कैलकुलेट किए थे, ये हमें ये मिल गया, एलएचएस नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई हमने ये कैलकुलेट किया था, तो ये मिल गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई, therefore twice of determinant of m minus I is equal to 0, and hence we can conclude that determinant of m minus I is equal to 0। ठीक है, कितना बढ़िया और सुंदर सा सवाल है, देखो प्योर प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस तरीके की प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम जे मेंस एडवांस एकदम भर भर के पूछता है, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में अगर दिमाग टेस्ट करने का कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है, और किसी चीज से आपको टेस्ट नहीं किया जा सकता। कैलकुलेशन से कौन आपको टेस्ट करेगा, आप कैलकुलेटर थोड़ी ना हो, ठीक है ना, कैलकुलेटर तो मैं है दुनिया में, सॉफ्टवेयर तो एग्जिस्ट करते, आपका क्या टेस्टिंग होगा उसमें, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा निकालिए अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। आपको बोला गया है कि आप अल्फा बीटा गामा का वैल्यू बताइए अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, उस चीज को जरा ध्यान से देखिए। 0 अल्फा अल्फा, 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, और गामा माइनस गामा गामा। तो बच्चे सबसे पहले क्या सोचते हैं कि सर अच्छा ये एक अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम क्या बोल सकते हैं सर, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वो तो एक कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि वो कंडीशन लगाना शुरू कर देते हैं। वो मैंने कंडीशन बताया था ना आपको कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होने से वो जो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इक्वल टू a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर, तीनों 1 है। फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस b1 b2 प्लस a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3, ऐसे 6 रिलेशन बताया था ना, वो 6 रिलेशन यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्थोगोनल रिलेशन मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ये चीज वैलिड होगा, बिल्कुल सही बात है। बट उस तरीके से करके बच्चे जो है आंसर तक पहुंच जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर तरीका क्या है कि तरीका बड़ा लंबा है और उसमें टाइम बहुत चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ ही रहे हो कि मेथड 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वही सिग्मा ए स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा सी स्क्वायर जो है वो 1 होगा, और सिग्मा a1 a2 और इक्वल टू सिग्मा b1 b2 इक्वल टू सिग्मा c1 c2 जो होगा, है ना, अरे a1 a2 इक्वल टू सिग्मा a2 a3 इक्वल टू सिग्मा a1 a3 इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c3 a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस c2 c3, एंड सिमिलरली ये भी है। और यहाँ पे भी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, अरे मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे a1 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे a2 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे a3 स्क्वायर आएगा, ठीक है। सिमिलरली a के बाद b आएगा, b के बाद c आएगा, ठीक है ना। तो ये 6 रिलेशन अगर आप यूज कर लेते हो, आपको पता होना चाहिए कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस तरीके से हमने उस मैट्रिक्स को कंसीडर किए, ये आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्टली ये रिलेशन लगा के बच्चे मेहनत करके सॉल्व वगैरह करके आंसर निकाल देते हैं, वो तो ठीक है, ये तो मेहनती वाला तरीका हो गया।
बट है ना, अभी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आप देखोगे शीट में। एक और क्वेश्चन है जो डायरेक्टली इसी चीज के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, तो उस जगह पे तो ये मेहनती वाला तरीका नहीं होगा ना, उस जगह पे तो ये जल्दी आपको आंसर देगा। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कहां पे क्या लगाना है। बट अगर आप होशियार हो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा होशियार बच्चा हो और ध्यान से आप मेरे एक एक बात को फॉलो किए और सुने हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप किसी ना किसी तरीके से आंसर तक जो है वो बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है, कम समय में। बच्चा ये भी बच्चा सॉल्व करेगा क्वेश्चन को, आप भी सॉल्व करोगे। बट अगर आपके पास स्मार्टनेस है तो आप बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर करके आ जाओगे। क्लियर है, समझ रहे हो? क्लियर? आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बोलोगे कि सर अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आपने तो हमें एक चीज सिखाया था ना कि अगर मैं 3 रो को लेकर के या फिर 3 कॉलम को लेकर के 3 वेक्टर बना देता हूं, तो यहाँ पे 2 बीटा जे कैप बनेगा और गामा के कैप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे V2 वेक्टर क्या बन जाएगा, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस माइनस गामा के कैप, और इधर V3 वेक्टर क्या आएगा, अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप और प्लस गामा के कैप। तो ये तीनों के तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है, आप जानते हो। तो एग्जैक्टली अगर आप V1 डॉट V2 0 कर देते हो तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा अल्फा इंटू 0 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0, एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0, और तीसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 0। सही बात है। तो यहां से अभी आपके पास चैलेंज है कि आप किस तरीके से अल्फा बीटा गामा जो है उनको ढूंढ करके निकालेंगे। क्लियर है क्या? समझो मेरी बात को। क्लियर? तो यहां से आप समझ ही सकते हो कि सर यहां से तो एक कंडीशन तो आता ही है ना, कि गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 बीटा, ठीक है, यहां से एक कंडीशन तो निकल ही रहा है। सही है क्या? और सिमिलर मैनर में अगर मैं, सिमिलर मैनर पे अगर मैं, है ना, सिमिलर मैनर पे अगर मैं, अच्छा ये 3 कंडीशन तो हमारे पास है ही, है ना, ये दोनों कंडीशन तो आइडेंटिकल है, इसका तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। इनमें से तो एक कंडीशन तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों तो आइडेंटिकल है, ठीक है ना, और बस यहां से ये दोनों कंडीशन आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। तो एक और कंडीशन का आपको जरूरत होगा, ठीक है, और वो कंडीशन क्या है एग्जैक्टली, वो कंडीशन ये है कि आप समझ सकते हो कि ये जो 3 चीज आया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट, ये कहां से आया है, ये आया है A1 A2 प्लस B1 B2, ये 3 इंफॉर्मेशन से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आया है। बट अगर मैं ध्यान से इसका बात देखूं कि A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर जो है वो 1 आ रहा है, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा ना, तभी तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर 1 मिलेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आएगा। मतलब आप इन तीनों इंफॉर्मेशन से और 3 रिलेशन निकाल सकते हो कि V1 वेक्टर, V2 वेक्टर और V3 वेक्टर, ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिक वेक्टर है। ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिक वेक्टर है। अगर ये तीनों के तीनों यूनिक वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड मैं 1 बता सकता हूं। तो एग्जैक्टली हमारे पास और 3 कंडीशन निकल करके आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 1 एक कंडीशन आएगा। थर्ड वाले से, सेकंड वाले से क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और थर्ड वाले से भी लगभग वही आएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको और 2 कंडीशन मिल गया, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। तो गामा स्क्वायर का वैल्यू 2 बीटा स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 6 बीटा स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 6 बीटा स्क्वायर अगर 1 है तो बीटा का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√6। अगर बीटा मिल गया तो गामा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर दैट इज 2 into 1/6 1/3 आ जाएगा। तो गामा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर है 1/6 प्लस गामा स्क्वायर है 1/3। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1 + 2 3/6 हाफ हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2। बट एज यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों जो है वो एग्जैक्टली क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम जो अल्फा बीटा गामा का कंडीशन आंसर्स लेंगे वो क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू 1/√6 हो जाएगा, और गामा का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। क्लियर है क्या? तो एग्जैक्टली आपके पास 3 आंसर्स ही यहाँ पे मिल रहा है। सही बात है क्या? क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम आपका एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हो गया बेस्ड ऑन वेक्टर कंसेप्ट, ठीक है ना। तो वेक्टर कंसेप्ट से बहुत ही अच्छे से, मतलब या तो आप ये चीज लगाओ या तो डायरेक्टली अब ये चीज अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप इस तरीके से कर लो।
ठीक है ना, कि अगर तीनों रो को लेकर के तीन वेक्टर बनाएंगे तो वो तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होगा। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होगा। क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स यहां से इन तीनों इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ता है और इन तीनों इंफॉर्मेशन से क्या मालूम पड़ता है कि दे आर थ्री यूनिट वेक्टर्स। तो यहां से अल्टीमेट जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है कि अगर तीन रो लेकर के तीन वेक्टर बनाते हैं वो तीनों की तीनों वेक्टर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हो गया, इसको आप आराम से प्रैक्टिस करके रख सकते हो। अभी चलिए लास्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, ए एक मैट्रिक्स दिया है, बी एक मैट्रिक्स दिया है, सी एक मैट्रिक्स दिया है, तो बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज सी टू दी पावर 2014 इंटू ए निकालना है। तो एग्जैक्टली हमें सबसे पहले अंदर वाली चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। इतना गंदा सा चीज दिया है, एग्जैक्टली हकीकत में ये क्या आ रहा है वो तो हमें देखना पड़ेगा ना दोस्तों। अगर वो नहीं देखते तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करते चलिए। यहाँ पे सी का वैल्यू आपको दिया गया है ऑलरेडी और इस चीज के बारे में आपका शीट में आपको लिखा गया है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का नोट में आपको लिख करके दिया था मैंने, ये चीज आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है क्या, अदरवाइज क्वेश्चन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, बट एज ये दिख गया है, याद आया तो बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग जो है वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज सी टू दी पावर 2014 इंटू ए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सी के जगह पे अपन लोग क्या डालेंगे, ए बी ए ट्रांसपोज डाल देते हैं सी के जगह पे, ए बी ए ट्रांसपोज होल टू दी पावर क्या है 2014 इंटू ए। अभी इस मैट्रिक्स, इतना गंदे मैट्रिक्स के इतना बड़ा पावर जो है वो एग्जैक्टली अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमारे को समझना है यहाँ। सही है क्या, ठीक है ना। तो इसको एक्सपांड करते सबसे पहले ये क्या निकल करके आएगा, देखो जरा, ये ए बी ए ट्रांसपोज है, फिर ए बी ए ट्रांसपोज है, फिर ए बी ए ट्रांसपोज है, ऐसे करते करते ये डॉट डॉट चलता जाएगा अप टू कितना टाइम्स, 214 टाइम्स चलता जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है, 2014 टाइम्स चलता जाएगा। क्लियर है क्या। तो अभी इस चीज को सुलझाने के लिए आपके पास कोई रास्ता तो होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू ए वाला कोई टर्म जरूर आएगा। अगर मैं एसोसिएटिविटी से इसको ब्रेक करूंगा तो जरूर ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ये टर्म मेरे को मिलता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी जगह से मेरे को हिंट मिलता है कि दोस्त आप सबसे पहले ए ट्रांसपोज इंटू ए जो है उस चीज को कैलकुलेट करके देखिए कि ये नलायक सा एक्सप्रेशन क्या बनता है, मतलब ये नलायक सा मैट्रिक्स जो है वो क्या बन रहा है। तो ए ट्रांसपोज एग्जैक्टली क्या होगा, यहां से √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। सही है क्या, क्लियर है। और इधर आ जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। सही है क्या, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स हो गया। सही है, और फिर आएगा आपका ए क्या है, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। इधर हो जाएगा आपका √3 - 1 बाई 2√2। इधर आ जाएगा 1 - √3 बाई 2√2। बड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो गया यार क्वेश्चन में, और ये हो गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। सही है क्या। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, सबसे पहले इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो डिनोमिनेटर में तो 4 × 2 8 ही आएगा और न्यूमरेटर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही आएगा, जो कि आपके पास 4 + 4 8 आएगा। तो 8/8 ये 1 आ जाएगा और +2√3 - 2√3 कैंसिल हो जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना लिख के आप यहाँ पे कर नहीं सकते हो। ठीक है ना, इतना तो दिमागी मेंटल क्या बोल रहा हूँ, दिमाग मैनिपुलेशन आपको करना पड़ेगा। सही है क्या। आगे अगर चलते हैं तो दिस इनटू दैट माइनस दिस इनटू दैट। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली अगर आप फील दिलाएंगे तो देख पाएंगे कि ये इसके साथ प्रोडक्ट होकर के आ जाएगा ऊपर में 3 - 1 2। ठीक है, और माइनस करने के बाद अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा यहाँ पे लगभग मान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, ये ए ट्रांसपोज ए ना, तो ये इसके साथ प्रोडक्ट हुआ और ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा ना। अच्छा, प्लस में आएगा ना, तो प्लस में अगर आता है तो यहाँ पे तो आपका 3 - 1/8 आएगा, और प्लस में अगर आता है और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो एग्जैक्टली दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन जाने के बाद ये √3 - 1 × √3 + 1 ही बनेगा, तो ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इधर देखता हूं तो इधर भी माइनस कॉमन लेने के बाद ये 0 आ जाएगा, और सिमिलरली इधर अगर मैं देखता हूं तो ये वापस 1 आ जाएगा। मतलब
ऐसा कुछ ना कुछ तो होना था, आइडिया तो था ही, नहीं तो काम कैसे चलेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। मतलब ये मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है वो हकीकत में क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर अलग अलग ऑप्शन दे करके, बट खैर उसका कोई जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी यूज हो गया यहाँ पे, है ना। तो अभी देखो ये A ट्रांसपोज इंटू ए मिलकर के क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है, फिर ये B आएगा, फिर A ट्रांसपोज इंटू ए मिलकर के I बन जाएगा, फिर ये B आएगा, फिर A ट्रांसपोज इंटू ए मिलकर के I बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे चलते 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 लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, देखो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास कर रहे हो तो लास्ट वाला टर्म यहाँ पे तो एक A बच जाएगा, है ना, A बच जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा ए बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए बी ए ट्रांसपोज, इससे पहले आ जाएगा ए ट्रांसपोज ए बी ए ट्रांसपोज, तो ये कितना आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए आई इंटू बी। ठीक है ना, आई इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे बचेगा और बाहर एक ए आएगा। तो बी एग्जैक्टली कितना है, जितना फैक्टर है उतना ही बी आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, बी आई बी आई बी आई बी आई, ये सारे पार्ट बी आई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, मैट्रिक्स आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी है। इससे पहले बी बचेगा तो ये भी बी आई बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पे यहां तक तो टोटल 2013 बी होगा, एक और बी बच रहा है तो एग्जैक्टली उतना ही बी होगा जितना फैक्टर है, तो 2014 बी आ जाएगा, और साथ में ए ट्रांसपोज है और बाहर ए है। ठीक है ना, तो इसको अपन इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं एसोसिएटिविटी के साथ। ठीक है, मतलब अलग, मैं एक साथ डायरेक्टली कर रहा हूं, अगर आप अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के करोगे, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप बार बार एसोसिएटिव लगाने जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास घूम करके यही आएगा। क्लियर, ये समझ आता है। तो जब मल्टीपल मैट्रिसेस होते हैं तो अपन एक साथ ही समय बचाने के लिए काम कर लेते हैं ऐसे। तो ये आई इंटू बी दिस आएगा, और दिस इंटू आई विल बी ऑल्सो बी टू दी पावर 2014। सही बात है। अभी बी टू दी पावर 2014 ये नलायक सा मैट्रिक्स क्या हो रहा है उसको जज करने के लिए अपने को सबसे पहले बी देखना पड़ेगा, बी क्या है। तो अगर बी को आप सबसे पहले देखते हैं तो बी क्या है यहाँ पे 2 2 -1 और 1। सही है क्या। तो अभी अगर बी स्क्वायर आप देखेंगे तो बी स्क्वायर क्या आएगा सबसे पहले, है ना, बी का हाईएस्ट पावर अगर कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, उसके बाद ही ना अपन जाकर के मैनिपुलेशन करेंगे। इंडक्शन तो हर जगह पे कर नहीं सकते ना। ठीक है, तो ये 4 - 2 ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 - 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे -2 - 4 आ जाएगा, और लगभग यहाँ पे -2 + 1 जो है -1 आएगा। क्लियर है क्या, सही है। तो बी स्क्वायर जो है यहाँ पे बड़ा गंदा सा चीज आ रहा है दोस्त। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, हाँ एक गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे -1 होना चाहिए था, यही मिस्टेक हुआ है। अगर यहाँ पे -1 होना चाहिए था, ये दोनों जगह पे -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 - 2 यहाँ पे तो 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये हो गया 4 - 2, ये भी 2 हो गया, सही है क्या। यहाँ पे -2 और -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लगभग, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा आपका -2 और -2 + 1। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे भूल गए। ये इसके साथ प्रोडक्ट होगा ना, तो 2 × 2 4, 4 + 2 × -1 -2, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर 4 + -2, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर -2 + 1, तो यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे -2 + 1, तो यहाँ पे -1 आएगा। मतलब ये घूम करके बी आ गया, मतलब ये आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हो गया। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू बी आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली बी क्यूब भी क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू बी होगा, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। तो ये बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, विच इज बी। ठीक है, तो अगर बी क्यूब बी है, बी टू दी पावर 4 भी बी होगा। अगर बी स्क्वायर बी हो गया तो बी टू दी पावर n इज ऑल्सो बी फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था। तो बी टू दी पावर 2014 का आंसर भी ऑब्वियसली क्या होगा, बी ही होगा। तो इतना गंदा सा जो मैट्रिक्स लिखा हुआ था वो इतना मेहनत करने के बाद पता चला कि ये नालायक जो है हकीकत में ये बी ही है। दैट इज इसका आंसर सिर्फ ट्रेस ऑफ बी ही होगा। और ट्रेस ऑफ बी कितना आएगा, 2 + -1 ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के सवाल आईआईटी ने बहुत पहले, लगभग जो सबसे डेंजरस पेपर था आज तक मेरे हिसाब से 2005 का सब्जेक्टिव पेपर, उसमें पूछा था शायद इसी टाइप का एक क्वेश्चन। मुझे तो याद नहीं है, प्रीवियस ईयर देखेगा तो आपको पता चलेगा। क्लियर है। तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में जितने भी थियरी हमने पढ़े थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, इसके ऊपर कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स कर लिए।
तो रिमेनिंग जो 3-4 प्रॉब्लम बाकी है वो शीट से आप कर लीजिएगा। उसके बाद तो एक्सरसाइजेस है, 4 एक्सरसाइज बड़े बड़े प्रॉब्लम से, आप टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं। क्लियर है क्या? समझ लो तो आप कर लीजिएगा। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर ये नहीं समझ आएगा आपको तो क्वेश्चन तो छूटेगा आपसे कंफर्म है, क्योंकि इसके साथ आगे इनवर्स भी रिलेटेड है और इनवर्स भी आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। क्लियर है? तो अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, क्या कंडीशन है इसके ऊपर। ठीक है, तो वो सारी चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का अगर बात कर रहे हैं दूसरा, तो कौन सा मैट्रिक्स का बात कर रहे हो? ये ना बुक लिखता है ना मास्टर बताता है, बच्चे कंफ्यूज रहता है और एग्जाम में गलत करके आता है, एक्सपीरियंस से बता रहा है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप समझ जाइएगा कि उसी मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है जो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये हमेशा किसके लिए डिफाइंड होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होगा। तो अभी एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। इट इज जस्ट द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। ठीक है ना, एक मैट्रिक्स का पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है, अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है आप सिंपल सा जानते हो। अगर ये कोई भी एक मैट्रिक्स आपके पास है, A इज इक्वल टू मान लो A11 A12 A21 A22, ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर किसका एग्जिस्ट करता है? आप जानते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के केस में आप स्टडी किए थे कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसका जो ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा आपका क्या कि सारे पोजीशन में कोफैक्टर लेकर के आ जाओ, दैट इज ये C11, ये C12, ये C21 और ये C22, खत्म, और मैट्रिक्स बना दो। ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इसी का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट मिल जाएगा। इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा ये, तो ये क्या आ गया हमारे पास? एडजॉइंट आ गया। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? इस तरीके से जो है आप क्या करोगे एग्जैक्टली एडजॉइंट वगैरह निकालोगे। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे, हाउ टू डिटरमाइन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी एक मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3, यहां पे है -1 -2 -3 और यहां पे है 1 -3 4। और अभी आपको क्या करना है कि इसी का क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा, है ना? सबसे पहले आप माइनर लिख दो, फिर कोफैक्टर तो प्लस माइनस लगाने से आ जाएगा ना। माइनर लिख दो, सारे के सारे पोजीशन का माइनर लिख दो। इसका माइनर क्या होगा? -8 + 9, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर हो जाएगा 8 - +9, दैट इज 17। इसका माइनर क्या होगा थर्ड वाले पोजीशन का? ये हो जाएगा -6 + 6, ये 0 हो जाएगा। इसका माइनर क्या होगा? -3 + 3, अगेन 0। इसका माइनर क्या होगा? -2 + 2, अगेन 0। इसका माइनर क्या होगा? -3 - 2 -5। इसका माइनर क्या होगा? -3 × -1, 3 - +2, तो ये 5 हो जाएगा। इसका माइनर क्या हो जाएगा? -4 + 3, दैट इज -1। और इसका माइनर हो जाएगा 4 - 3 1। ठीक है ना। तो अभी तो मैंने माइनर लिखा, कोफैक्टर तो नहीं लिखा। कोफैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे? बस -1 to the power i + j। ठीक है ना। और मैंने आपको सिखाया भी था थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ पे काम आएगा। ठीक है ना। तो डायरेक्टली ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस ही रहेगा। तो दिस विल बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना। तो यहां से अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट क्या, यहाँ पे सारे पोजीशन पे मैंने कोफैक्टर लिख दिए, और अभी इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। दैट इज 1 - 17 0, यहाँ पे आ जाएगा +1 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 और 0। तो ये जो आएगा वो हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है ना।
तो एडजॉइंट हमेशा किस मैट्रिक्स का डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का, बिकॉज यहाँ पे कोफैक्टर का कंसेप्ट आता है, कोफैक्टर स्क्वायर मैट्रिक्स में के केस में ही डिफाइन होता है। क्लियर है क्या? समझ लो मेरी बात, क्लियर है ना? चलिए अभी हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी के और धीरे धीरे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थ्योरम, ध्यान से देखो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्लियर है क्या? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू in। तो इसको हम प्रूव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो शीट में सब कुछ दिया हुआ, बट समझाना तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपन समझाने पे स्ट्रेस करते हैं। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, where n is the order of the matrix A। ठीक है, A का जो ऑर्डर होगा I का भी वही ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले इसको अगर प्रूफ करना चाहते हो तो आप कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स कंसीडर कर लो। ठीक है ना? लेट अस कंसीडर, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 मान लो, ऑर्डर 3 मानोगे क्या? ये n मानोगे, n ही मान लो, ऑफ ऑर्डर n सच दैट a जो होगा वो क्या हो जाएगा? a11, a12, a13 डॉट a11, यहाँ पे आ जाएगा a21, a22, a23 डॉट a2n। सिमिलरली ये चीज चलता जाएगा और लास्ट वाला क्या आ जाएगा? an1, an2, an3 डॉट ये ann आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालोगे। ऑब्वियसली क्या निकालोगे? a इंटू, अच्छा पहले तो एडजॉइंट ऑफ a आप निकालो सबसे पहले। ठीक है, हाँ, नाउ कोफैक्टर, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। ठीक है क्या? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, ये क्या आएगा? देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, ये क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा C11, C12, C13 डॉट C1n। यहाँ पे क्या आ जाएगा? C21, C22, C23 डॉट C2n। सिमिलरली ये चीज चलता जाएगा और यहाँ पे CN1, CN2, CN3 डॉट CNn, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अभी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा। देयरफॉर जो एडजॉइंट ऑफ A आएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट इज C11, C12, C13 डॉट C1n। इधर आ जाएगा 21, 22, 23 डॉट 2n, और वही सिलसिला चलता रहेगा और आखिरी में आएगा CN1, N2, CN3 डॉट CNn। क्लियर है क्या? ये भी n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ A मिल गया आपको। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A अगर मिल जाता है तो आप अभी क्या करेंगे? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हियर लिख दो आप, दो जगह पे नाम अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या आ जाएगा? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालने जाओगे तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जब भी आप करने जाओगे तो A आपके पास क्या है? A11, A12 इस तरीके से A1n, A21, A22 इस तरीके से A2n तक, और यही चीज चलता जाएगा और AN1, AN2 डॉट ANn। दिस इज योर मैट्रिक्स A, और इसके साथ जो इसका एडजॉइंट है वो क्या हो जाएगा? C11, C12, C13, C1n, C21, C22, C2n। सिमिलरली यही चीज चलता जाएगा CN1, CN2, CNn तक। क्लियर है क्या? इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा एग्जैक्टली मेरे पास? ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। देखो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस डॉट अप टू A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस डॉट A1n C1n। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हो ना? ये n बाई n मैट्रिक्स लेकर के करना बड़ा डिफिकल्ट है।
समझो ना, मैं यहाँ पे ये चीज और लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। आप 3x3 मैट्रिक्स लेके भी प्रूफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने n/n मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा a11 c11 प्लस a12, एलिमेंट और उसका कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का समेशन अगर करते हैं तो मुझे डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलता है। ये प्रॉपर्टी आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ा दिया मैंने। फिर a11 c12 प्लस a12 c22 प्लस a13 c33 a1n c2n, उसी पोजीशन का एलिमेंट और उसका ऑपोजिट दूसरे किसी कॉलम या फिर रो का अगर कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट होता है और फिर सम करते हो तो वो आंसर डेफिनेटली जीरो आता है। तो इधर जितने भी चीज आएगा ये सारे के सारे जीरो मिल जाएगा, फिर ये जीरो आएगा, इधर सिमिलरली क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा। देखो a21 c21 a22 c22 a2n c2n, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला आ जाएगा डेल्टा, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर 0 0 डेल्टा a, यहाँ पे जीरो आएगा, ऐसे ही यही सिलसिला चलता जाएगा और आखिरी वाला क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0, यहाँ पे डेल्टा ए आएगा, ठीक है ना। तो इन सारे जगह से अगर पूरा मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेता हूं तो ये अंदर जो चीज बचेगा वो क्या बचेगा, आई एन बचेगा, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बचेगा। तो यहाँ से आराम से प्रूफ हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होगा। सिमिलरली आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, आप एग्जाम में अगर आता है तो आप n/n लेने का जरूरत नहीं, आप 3/3 लेके कर सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली आपको ये पार्ट भी दिखाना पड़ेगा, अगर ये पार्ट नहीं दिखाते हो तो आपका नंबर काट देगा, ठीक है ना। ये therefore a into adjoint of a equal to determinant of a into in लिख के नंबर 1 करोगे, अगेन दिस कैलकुलेट करके आपको दिखाना पड़ेगा, इसके इक्वल नंबर 2 दोगे, फिर लिखोगे फ्रॉम 1 into we have this equal to that equal to determinant of a into in, इस तरीके से आप प्रूव करोगे। तो यहाँ पे जो मुद्दे का दो प्रॉपर्टी जो काम आया वो क्या है कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसका कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन, उसी पोजीशन का कोफैक्टर को अगर प्रोडक्ट करके मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हमेशा मुझे डेल्टा डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। और अगर इस जगह पे ऑपोजिट किसी पोजीशन का कोफैक्टर आ जाता है, ठीक है ना, तो काम खत्म हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे आंसर जीरो मिलेगा। यहाँ पे C31 भी अगर आता है, C32 C33 तो भी आंसर जीरो मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी चलता है। ये 3/3 मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको पढ़ाया था डिटर्मिनेंट में, और यहाँ पे n/n डिटर्मिनेंट आता है। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम जो है इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सही बात है क्या, क्लियर है। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, बहुत जगह पे काम आता है, ठीक है। अभी देखो आप, अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो बोल पाता हूं तभी तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मैं डिवाइड कर पाऊंगा ना, और उसका मैट्रिक्स, उसका वैल्यू क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो आप समझ जाना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ऐसे मुफ्त का ए इंटू एच, बहुत बच्चे में ये लिख देता है, मतलब मैं देखता हूं ना, ये सब पता चलता है कि मिसकंसेप्शन कितना है उसके अंदर, ठीक है ना, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन है तो तुरंत लिख देता है कि आई एन शुड बी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना। बट ये ट्रू तो है, बट ये हर जगह पे ट्रू नहीं है ना। ये तभी ट्रू रहेगा जब ये डिनोमिनेटर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज a जो होगा वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, दैट इज a अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है तो यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा। क्लियर है क्या। इसीलिए ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत ही कम बुक में लिखता है दोस्त, ये सब लिखता नहीं है बुक में अच्छे से, कि ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज एडजॉइंट के जो मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्सेस मैं कंसीडर करूंगा सारे के सारे मैट्रिक्स क्या आएंगे, नॉन सिंगुलर आएंगे। और ये क्यों आएगा, यहाँ पे तो मैंने रीजन बताया, डिनोमिनेटर वाला रीजन। यहाँ पे नॉन सिंगुलर का जरूरत कहां पे आ रहा है वो मैं एग्जैक्टली आपको दिखा करके बताऊंगा। आप मान के चलो कि ये सारे प्रॉपर्टीज तभी वैलिड है जब मैट्रिक्स जो है, अगर एक मैट्रिक्स आ रहा है तो एक उसको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो उसको भी सारे को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों होना पड़ेगा मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, तभी आप विश्वास कीजिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते चलिए, प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका शीट में तो है ही, आप चिंता मत करो। अभी अपन प्रॉपर्टी पे चलते हैं और प्रॉपर्टी को एक एक करके प्रूव करके देखते हैं और समझते हैं, देन उसके ऊपर बेस करके एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। चीजों को थोड़ा ध्यान से आप समझा करो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़ोगे तो एकदम इजी टॉपिक है, ऐसा कोई खास दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। फिर बोलोगे सर आप जो बोलते हो वही आसान टॉपिक, जो बोलते हो वही डिफिकल्ट हो जाता है, वो अलग बात है, ठीक है।
वो मेरे को पढ़ाने के रिस्पेक्ट में आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मत सोचना, क्योंकि ये पढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, अगर आप प्रैक्टिस किए हो अच्छे से तब तो बिल्कुल आसान है, अदरवाइज काफी स्ट्रगल है, ठीक है? देखो भी पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ऊपर से ही डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है? नंबर 2 से मैं प्रूव करते हुए चलता हूं, ठीक है? नंबर 2 क्या प्रूव करना है यहाँ पे? ये सारे प्रॉपर्टी जो है मैं बिना प्रूफ करे आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी प्रूफ करते हुए पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो अगर मैं प्रूफ कर रहा हूं तो प्रूफ भी आपको याद रखना है, साथों साथ उसका एप्लीकेशन भी याद रखना है, मतलब प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? प्रूफ कभी भी एग्जाम में आ सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले आप यहां पे क्या करोगे, ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करो, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? ए बी, बहुत जगह भी ये लिखा हुआ रहता है कि नॉन सिंगुलर की जगह पे इन्वर्टिबल भी लिखा हुआ रहता है, तो आप समझ जाना कि इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है, और इनवर्स एक्सिस्ट तभी करेगा जब मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर होगा। थोड़ी देर बाद इसके बाद ही अपन लिखने वाले हैं, ठीक है ना? ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, A be any square matrix of order n such that हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। समझ रहे मेरी बात कि डिटर्मिनेंट ऑफ A जो मैंने आपको बोला यहाँ पे वो क्या बोला, नॉन जीरो बोला है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A मैंने नॉन जीरो बोला है तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज जो होगा वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा ऑब्वियसली। क्लियर है? चलो अभी ये सब प्रॉपर्टी 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब प्रॉपर्टी को प्रूव करने का एक पैटर्न होता है, पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूं एग्जैक्टली क्या पैटर्न होता है, ठीक है ना? आप क्या करो कि इस चीज के साथ कौन सा चीज साथ में चाहिए ताकि ये वाला थ्योरम आप अप्लाई कर पाओ, क्योंकि अभी ये सबको प्रूव करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन एक ही है, ये थ्योरम। तो आप ये सोचने का प्रयास करो कि इस चीज के साथ क्या आएगा ताकि ये थ्योरम बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो उस अंदाज से आप सोचने का प्रयास करो। क्लियर है क्या? वी हैव, सबसे पहले स्टार्ट करो, वी हैव कौन सा चीज से, इस चीज के साथ कौन सा चीज आपको चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसके साथ अगर यहाँ पे ए ट्रांसपोज आ जाता है तो बात बन जाएगा, तो ये किस टाइप की चीज बन जाएगा, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी बन जाएगा ना, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन बोल सकता हूं। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू आई एन, क्योंकि ऑर्डर एन ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर चुके। क्लियर है क्या? समझ रहे हो बस? तो ये तो ऑलरेडी आपको मालूम पड़ गया यहां से, सही है क्या? ये तो ऑलरेडी मालूम पड़ गया, ठीक है? अच्छा, अभी अगर मैं देखूं तो आगे जाकर के आपको क्या बताना है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, ठीक है? ये तो पता ही है, इसको रोमन 1 बता दो, ठीक है ना? क्योंकि आप ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हो क्यों ये ऐसे लिख रहे हैं हम, सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तो बस ए की जगह पे हमने ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है क्या? चलिए अगेन आप एक और काम कर सकते हो यहां से, अगेन यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो अगेन ए ट्रांसपोज के साथ आप इसको चिपका रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू होल ट्रांसपोज को चिपका रहे हो, ठीक है? तो इससे क्या फायदा होने वाला है, देखिएगा जरा ध्यान से कि ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, ठीक है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली ये बी ए होल ट्रांसपोज होगा ना, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए पहले आ जाएगा और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से बाद में आएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी था ना यार, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, अब ब्रैकेट में लिख देता हूं कि सिंस ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सही है? और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू हमें पता है इस थ्योरम से कितना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई एन। क्लियर है? तो ये आ गया यहां से, सही है क्या? ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू
IN। क्लियर है क्या? समझ रहे हो? यहां से आपको क्या मिलने वाला है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए तो बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, सही है क्या? अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN भी लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना? यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बाहर आ गया और ये क्या हो गया, IN का ट्रांसपोज हो गया। और IN का ट्रांसपोज आप लोग जानते हो क्या होता है, IN ही होता है, ठीक है? तो ये भी इसके इक्वल आ गया एग्जैक्टली। अभी मैं आपको रीजन बताया नहीं कि मैंने क्यों यहां से स्टार्ट किया, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली। फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिलता है, देखो जरा ध्यान से। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या मिलता है आपको? फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिलता है कि A ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज। अभी अगर A ट्रांसपोज को कैंसिल कर देते तो ये दोनों प्रूफ हो जाएगा ना। बट क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है? नहीं करता है, बट किसी ना किसी केस में तो करता है ना। और वो केस कौन सा होता है? जब वो मैट्रिक्स जिसको हम कैंसिल करने वाले हैं वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। इसीलिए ये कंडीशन लगाना जरूरी है कि अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो यहां से आप ए ट्रांसपोज को कैंसिल नहीं कर पाओगे। अगर कैंसिल नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्लियर है? इसीलिए हम ये चीज कर रहे थे, समझ में आ रहा है ना? तो एक रीजन यहां पे ये चीज लिखने का एक रीजन तो ये हो गया कि मैं चाहता था कि इसके साथ ए ट्रांसपोज चिपका करके एक बार एक चीज लाओ और इसके साथ ए ट्रांसपोज चिपका करके दोनों का रिजल्ट सेम निकाल दो और फ्रॉम 1 and 2 में इन दोनों को इक्वल बोल पाओ और लेफ्ट कैंसिलेशन से अपन डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल बोल पाए। और कैंसिलेशन भी कब कर पाएंगे? जब ये मैट्रिक्स जिसको कैंसिल करने वाले हैं वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और वो ऑलरेडी अपन ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। बट इसको नॉन सिंगुलर होने के लिए सबसे पहले ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि तब ए ट्रांसपोज तब तक नॉन सिंगुलर नहीं हो पाएगा जब तक ए नॉन सिंगुलर नहीं है। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? इसीलिए ये प्रॉपर्टी वैलिड होने के लिए ये नहीं सिर्फ यहीं से सारे डिराइव होते हैं, तो ये ऐसे सारे प्रॉपर्टी ट्रू होने के लिए मैट्रिसेस को नॉन सिंगुलर होना नेसेसरी है, दैट इज इन्वर्टिबल होना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो ये इसका अल्टीमेट कंडीशन है जो आपको याद रखना है और समझना है। जहां पे बच्चे लैग करते हैं, पता नहीं होता है, पूछ करके देखिएगा अपने फ्रेंड्स को। ये तो बोल देगा कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। पहला बात ये पूछेगा उसको, क्या यहाँ पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा के दूसरा मैट्रिक्स हो सकता है क्या? यहाँ पे आधे जनता फंसेगी, ठीक है। उसके बाद और अच्छे बच्चे जो है वो इस जगह पे फंस जाएगा कि पूछेगा क्या ये हर वक्त ट्रू होता है? ए कोई भी मैट्रिक्स होने से ट्रू होगा क्या? ए अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ट्रू होगा? वो बोल देगा हाँ। अब देखिएगा पूछ करके हाँ बोलेगा। क्लियर है क्या? बट आपको ध्यान से यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये ट्रू तभी होता है जब ए क्या होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है क्या? समझ लो मेरी बात? तो नॉन सिंगुलर का रीजन एग्जैक्टली यहाँ पे आपको समझ में आता है। तो यहां से आप डायरेक्टली ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे कि लेफ्ट कैंसिलेशन ट्रू है जब नॉन सिंगुलर है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, इनवर्स का लॉजिक अप्लाई करोगे कि बोथ साइड आप ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड आप ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चीजें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी आप एसोसिएटिव लॉ लगा दो। यहाँ पे अगर आप एसोसिएटिव लॉ लगा दोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, इस तरीके का सीन बन जाएगा ना। और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अलग आ जाएगा, सही है क्या? सिमिलरली यहाँ पे भी ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। तो यहां से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो डायरेक्टली बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगाया आपने, यहाँ पे भी लगाया, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा और यहाँ से ये निकल करके आ गया। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? तो कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखा करके दे रहा हूं, समझिएगा बात को, ठीक है। कि सबसे पहली बात कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, ये होता तो है, बिल्कुल सही बात है। बट ये कब होता है, जब एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है, दैट इज एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो ये सब चीजें वैलिड नहीं रहने वाला। क्लियर है क्या? समझो मेरी बात को? तो ध्यान से ये सब चीजें समझो अच्छे से
और जितना अच्छे से आप समझोगे ये सारी चीजें उतना ही बेहतर तरीके से आप सीखोगे। प्रूफ का टेक्निक को समझ जाना, मेरा दिमाग में पहले से ही था कि मैं इन दोनों को इक्वल दिखाऊंगा और लेफ्ट कैंसिलेशन करूंगा, क्योंकि कर सकता हूं बिकॉज ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इन दोनों को चीज को ही हमने कैलकुलेट किया। एग्जैक्ट तरीका मैं थर्ड वाले प्रूफ में भी यूज करने वाला हूं, आप देखिएगा। दो प्रूफ अच्छे से समझ जाएंगे और तो कुछ है ही नहीं, आराम से सारी चीज ग्रिप में आ जाएगा। क्लियर है क्या? ध्यान से समझिएगा, आगे बढ़ते चलिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल प्रूफ करना है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल प्रूफ करना है। सही है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए बी हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? तो कैसे करें जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइन होगा? अगर दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होने के लिए दोनों का ऑर्डर को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने से काम नहीं चलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन, ऐसे लिखते थे, ऑफ सेम ऑर्डर एन, सच दैट अगर दोनों नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों के दोनों क्या होगा? जीरो होगा, सॉरी नॉन जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों नॉन जीरो होगा तो यहाँ पे आपको किसका जरूरत है? ए बी का जरूरत है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी निकाल के रख दो, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है? कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोथ आर नॉन जीरो। क्लियर है क्या? यहां से आराम से चीजें हो जाए, सही बात है क्या? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसके साथ उधर हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली ए बी चाहिए होगा। एक तो क्लियर रिलेशन हमारे पास है ही कि वी हैव ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। फीलिंग को समझना अच्छे से, ठीक है ना। फीलिंग को समझना, एकदम जड़ से निकाल करके चीजें आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ठीक है क्या? ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये फीलिंग एग्जैक्टली मैं इन दोनों के साथ ए बी निकालने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले ए ट्रांसपोज निकाला था ना। यहाँ पे ए ट्रांसपोज है तो पहले ए ट्रांसपोज चिपकाया था ताकि ये थ्योरम अप्लाई हो जाए। वही चीज यहाँ पे भी एग्जैक्टली कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं है, तो डायरेक्टली ए के जगह पे ए बी को मैंने पुट कर दिया। आगे जो करूंगा वो मैं क्या करूंगा? इसके साथ ए बी लगाऊंगा अगेन। आगे जो मैं करूंगा वो क्या करूंगा कि इसके साथ मैं ए बी लगाने वाला हूं, ठीक है ना। दैट इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के साथ मैं बाहर ए बी लगाने वाला हूं और इसको कैलकुलेट करके इसके इक्वल में दिखाने वाला हूं। तो अभी ये कैसे दिखाऊंगा? यहाँ पे आपका स्किल यूज होगा, स्किल। और वो स्किल क्या कहता है इसको? स्किल का नाम है प्रॉपर्टी। स्किल का नाम क्या है? स्किल का नाम है प्रॉपर्टी, ठीक है क्या? ये प्रॉपर्टी कॉपी में सजाने के लिए पढ़ाया नहीं जाता है। ये प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन इतना ज्यादा है, अगर डीप में चैप्टर को पढ़ोगे तब फील आएगा। एनसीईआरटी तो कुछ भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है क्या? सिर्फ नाटक करता है 2 साल। बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी का अगर मैं बात करूं तो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी इंटू आई एन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। सही है क्या? क्लियर है? तो यहां से अगर मैं देखने का कोशिश करूं अच्छे से चीजों को, तो आप आराम से डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी को तो बाहर लेकर के जा सकते हो, और आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। तो इसको ये तो डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और यहां से ये क्या आ गया? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई एन आ जाएगा। सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई एन। यहाँ पे भी रीजन नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये तो स्केलर है ना, उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन के इक्वल आ जाएगा। ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्लियरली आपको क्या पता चलता है? फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू क्या? इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
क्लियर है क्या? समझ रहे? तो अभी यहां से निकालने के लिए आप लेफ्ट कैंसिलेशन करोगे और वो कब कर पाओगे आप? जब आपका ए बी नॉन सिंगुलर होगा और वो बिल्कुल दिख रहा है। बट एग्जैक्टली हम बोर्ड्स में जब लिखेंगे तो इस तरीके से डायरेक्टली लिख नहीं सकते। यहाँ पे हमें ए बी होल इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। सही है क्या? फिर अपन एसोसिएटिव लगाएंगे तो अपना काम बराबर से एक झटके में हो जाएगा। सही है क्या? क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? बस आप अभी एसोसिएटिव लगा दीजिए, ये आई इंटू एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा और इधर अल्टीमेटली सॉल्व होकर के एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? इसी तरीके से जो है अपन प्रूव करने वाली है। प्रूव का लॉजिक जो सिखा रहा हूं ना, ये एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। मेरा जिस तरीके से याद रहता है मैं उसी तरीके से सिखा रहा हूं। अगर दिमाग में क्लिक नहीं होता है तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को डाउट पूछना या फिर इसको याद रखना। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? तो बस जैसे बता रहा हूं वैसे समझिए चीजों को। ठीक है? सही है? ठीक है ना? ये है पढ़ाने का चीज, ये सब चीजें है पढ़ाने का। सारे प्रूफ एक एक करके बताता जाऊंगा। ठीक है ना? अभी दुनिया क्या करता है, ये सब लिख करके बोल देता है याद कर लो और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 2 मैट्रिक्स का 5-5 प्रोडक्ट कराता जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब नाटक करने का मेरा कोई शौक नहीं, पढ़ाने आया हूं, जो क्वालिटी चीज है वही पढ़ाऊंगा। ठीक है क्या? समझ रहे हो मेरी बात? चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 ठोकर खाओगे अच्छे से, तीसरे बार ऐसे ही सीख जाओगे। समझ लो मेरी बात? जैसे मेरा तो सिखाने का है नहीं, तो बुरा मत मानिएगा। एडजॉइंट एक ही एग्जांपल लिया, ट्रांसपोज एक ही एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक ही एग्जांपल लिया, फिर कंप्लेन मत कर दीजिएगा सर इतने कम एग्जांपल क्यों करा रहे हैं। अरे भाई है, अभी एडिशन कराऊं क्या आपको बैठ के? आगे कोई काम नहीं है, एडिशन से अगर आईटी निकलता है तो हो ही जाता काम। चलो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 जस्ट आपका प्रॉपर्टी 3 का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एन, सिंपल सा, इसको ब्रेक करो आप। इस ए टू द पावर एन को क्या कर सकते हो? ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स, अप टू क्या? अप टू एन टाइम्स। तो इस चीज को अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, है ना? सारे के सारे एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा चालू होगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ रहे हो ना? अप टू एन टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कितना बार आ गया? एन बार आ गया ना, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर एन हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? बस और क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर एन हो जाएगा। सही बात है? क्लियर है क्या? चलो, तो ये 4 तो एकदम सिंपल था दोस्त, उसमें कुछ खास था ही नहीं बताने वाला। ठीक है? ये तो एकदम सिंपल है। नंबर 5 में चलते चलिए। नंबर 5 बताते हैं आपको। नंबर 5 भी सेम लॉजिक से आप कर सकते हो। 2 और 3 जिस लॉजिक से हमने किया, नंबर 5 भी उसी लॉजिक से आप बता सकते हो। एडजॉइंट ऑफ के, बट इसका एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा। सारे के सारे प्रॉपर्टी, एक भी प्रॉपर्टी फालतू का नहीं पढ़ाया जा रहा है, सारे के सारे प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बड़ा तगड़ा है। ठीक है ना? एकदम स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होगा ये सारी चीजों का। ठीक है क्या? तो एडजॉइंट ऑफ के ए, के टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है? तो ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। ए तो आप पता ही है नॉन सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, ये तो आप जानते ही होंगे और मैं लिख नहीं रहा हूं अलग कुछ करके। अपन डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज से? मान लीजिए के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से स्टार्ट कर रहे हैं, वही लॉजिक। तो ये क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ के ए इंटू आई एन हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल करके आएगा? के टू द पावर एन, क्योंकि के जब डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो के टू द पावर एन होकर के आएगा, ये आ जाएगा। सही है क्या? क्लियर है क्या? चल, तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से, तो ये क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये के को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो यहां पे बचेगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन। मतलब ये सब स्केलर में इंटू लगाना तो कोई क्या है, ये तो सारे प्रोडक्ट में ही होगा और ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है? तो a और इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए है। ठीक है ना? यहां से अगर अपन निकालने का प्रयास करें तो यहां से एडजॉइंट ऑफ के ए चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ के ए चाहिए। अगर एडजॉइंट ऑफ के ए ही चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जनाब? हमें एडजॉइंट ऑफ ए से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये ए गायब हो जाए। इस ए को गायब करने के लिए इसके साथ एडजॉइंट को लाना पड़ेगा ना, इस ए को गायब करने के लिए इसके साथ एडजॉइंट को लाना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा?
तो दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ ए से हमने क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई में अंतर होता है। प्रूफ दूंगा एग्जाम में करने के लिए। अभी आप एडजॉइंट ऑफ ए इधर चिपकाएंगे और इधर वाला एडजॉइंट ऑफ ए को इधर चिपकाएंगे, तो वहीं पे मैं लड्डू दे दूंगा आपको। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो यहां से तो ये स्केलर है, ये तो पूरा पूरा प्योरली रियल नंबर है, तो k टू द पावर n-1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a को तो बाहर ले सकते हो, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अंदर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इनटू in आ जाएगा। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a इनटू a क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू in हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इनटू k हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एग्जैक्टली in और दो मैट्रिक्स का, एक और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो in इसके साथ प्रोडक्ट होकर के क्या आएगा, यही मैट्रिक्स बचेगा, क्योंकि in के साथ कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वही आता है घूम करके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a टू द पावर n-1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a इनटू in होकर के भी एडजॉइंट ऑफ a ही आएगा। सही है क्या, क्लियर है? तो क्या रहेगा, अभी आप यहां से इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर इन दोनों को कैंसिल, क्योंकि ये दोनों के दोनों रियल नंबर है ना, तो इन दोनों को कैंसिल आउट अगर करेंगे तो आपके पास यही रिलेशन घूम करके बचेगा कि एडजॉइंट ऑफ k a इज इक्वल टू k टू द पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a। बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, इसका प्रूफ भी बता दिया। अभी देखो डिटरमिनेंट ऑफ a अपन ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्लियरली देखो ना कि x इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a अगर y इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है, तो कैंसिल होना मतलब क्या, कि डिटरमिनेंट ऑफ a को इधर लेकर के आ रहे माइनस करके इधर x माइनस y आया। अभी आप लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, x माइनस y इक्वल टू जीरो इज द ओनली पॉसिबिलिटी। क्यों, क्योंकि a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a तो जीरो हो नहीं सकता है ना, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा, तो यहां से x इक्वल टू y मिलेगा। तो वही हमने यहां पे एग्जैक्टली किया। फैक्टर कभी कैंसिल नहीं करते, आप जानते हो, फैक्टराइज करते हैं अपन, ठीक है ना। इसको उधर माइनस करके लेके जाके, बट मेरा मन नहीं कर रहा ये सब लिखने का, आपका शीट में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इसको उधर माइनस करके लेके जाएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन आएगा, दिस माइनस दैट आएगा। वी एज डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो बिकॉज़ a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। और यहां से प्रूफ हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ k डिटरमिनेंट ऑफ k टू द पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ a की क्या है, इक्वल है। सही है क्या, क्लियर? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। अगले प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a टू द पावर n-1। सही है क्या, क्लियर है? ये हम लोग कैसे प्रूफ करें, ठीक है क्या? अभी ये प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, उस थ्योरम को उठा दो। थ्योरम आपको क्या बोलता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in, ठीक है ना। दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑपरेट कर दो, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही है, और इधर स्केलर इंटू एक मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ही है। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दोनों का डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा ना इस तरीके से, ब्रेक हो जाएगा ना, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ a भी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। और यहां से ये क्या है, स्केलर है ना, तो ये इस प्रॉपर्टी की तरह काम आएगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ k a, तो यहां से k टू दी पावर n बाहर आएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ in अंदर रहेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ in तो 1 ही होगा, और यहां से एडजॉइंट ऑफ a आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, इससे आप डिवाइड कर दोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू दी पावर n-1 आएगा। पर ध्यान रहे, डिवाइड कब कर पाओगे, जब वो नॉन जीरो होगा, और नॉन जीरो है ये ऑलरेडी पता है, बिकॉज a इज नॉन सिंगल। तो आप देख पा रहे हो कि हर जगह पे अगर a नॉन सिंगुलर नहीं होता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। क्लियर है क्या, समझ लो, हर जगह पे ये नेसेसरी है a को नॉन सिंगुलर होना। समझ लो ये बात को, क्लियर है? चलो आगे बातचीत करते हैं। ये हो गया प्रॉपर्टी, लिख लीजिएगा सारी चीज अच्छे से। अगर कुछ नोट करने वाला आपके हिसाब से है, अदर देन शीट के अलावा अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n-2 इनटू a। जैकोबीज थ्योरम बोलते हैं इस चीज को अपन, बट नाम से अपने को क्या करना, अपने को काम से मतलब है। आईटी में नाम थोड़ी ना पूछेगा भाई, ये चीज अपने को प्रूफ करना है। सही है क्या, ये प्रूफ करना है। अभी इसको अगर प्रूफ करना है तो आप देख सकते हो यहां पे किस तरीके से लॉजिक को डेवलप करें। एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए आपको, ठीक है, परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। अब इस थ्योरम को उठाओ। थ्योरम आपको क्या स्टेट कराता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in।
अब इस ए के जगह पे आप एडजॉइंट ऑफ ए चिपका दो ना, इस ए के जगह पे आप एक नया मैट्रिक्स इंक्लूड कर रहे हो, वो मैट्रिक्स कौन है, एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सारे ए को मैंने एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है क्या, समझ लो मेरी बात को, पक्की बात। चलिए अभी देखो जरा ध्यान से कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या आएगा, प्रॉपर्टी 5 से 6 से ही पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1 इनटू in आएगा। अभी आप जानते हो कि मुझे तो सर इसका वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो इस नलायक को हटाना पड़ेगा, और इस नलायक को हटाने का एक ही रास्ता है कि ए से आप प्री मल्टीप्लाई कर दो। ए से अगर जब आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नलायक बोलेगा मेरा तो दोस्त आ गया तो मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं, तो आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। और दोस्त अगर छोड़ के जाता है तो बुरा कौन नहीं मानता है, बोलो तो जरा, वो तो उसी को पता चलेगा जिसका दोस्त छोड़ के गया है। अभी ये एसोसिएटिव लगाने के लिए एकदम पागल होकर के बैठा है, तो जैसे ये एसोसिएटिव लगाने के लिए पागल होकर बैठा है तो ये एडजॉइंट ऑफ ए को दे देंगे, और ये अकेला बैठ बैठ के यहाँ पे रोएगा क्या, बहुत ज्यादा रोएगा, सही है क्या। ये स्केलर है, स्केलर को अपन कहीं पे भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू in, सही है क्या। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विल बी i, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in, और इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी एडजॉइंट ऑफ a, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1, और यहाँ पे a आ जाएगा, सही है क्या। अभी आप देखो in इसके साथ प्रोडक्ट होकर के एडजॉइंट ऑफ a ही बचेगा, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यही आएगा बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जानते हो i के साथ कोई भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट होने से वही आता है। और इस एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a को क्या करेंगे, ये तो एक स्केलर है तो इससे डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो ये n - 2 इंटू a आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये भी आप कब प्रूफ कर पा रहे हो, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर रहे हो। डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड तभी कर पाओगे जब आपका a जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये बच्चे लोग मिस कर जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वही बच्चा मास्टर सब मिल करके मिस कर जाते हैं, और आईटी यहीं पे आपको फंसाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है क्या, समझ लो मेरी बात को, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सब क्या प्रूफ करेगा, ये तो कोई स्केलर है, स्केलर जब डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो 2 टू द पावर n होगा, ऑर्डर चला जाएगा, और साथ में क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ in व्हिच इज 1, खत्म बात, क्लियर है कि ये 1 मत लिखो, दिल पे लगता है। लास्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं, चलो जी लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्लियर है क्या, समझ हो गया। चलो लास्ट वाला देखते हैं अपन। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या कहता है, लास्ट वाला कहता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ n - 1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉपर्टी 7 से ही तो पता है ना इस चीज का वैल्यू, इस चीज का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 2 इंटू a, खत्म बात। अभी ये अगर बाहर आएगा तो इसके पावर में क्या जाएगा, n जाएगा ना भाई, इसके पावर में जब n आ जाएगा तो ये n इंटू n - 2 हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर - 2n + 1 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n - 1 का होल स्क्वायर। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं यहाँ पे k टाइम्स एडजॉइंट लगा देता हूं तो ये n - 1 टू द पावर k हो जाएगा। ये एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका लॉजिक आप मेरे को बताइएगा, क्लियर। हर चीज अगर मैं ही बता दिया तो कैसे काम चलेगा, आप दिमाग नहीं लगाएंगे क्या, आपको भी तो दिमाग लगाना है ना दोस्त। चलिए फिर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ, मतलब n जहां पे भी आएगा अपन 3 कंसीडर कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और हमें कुछ कुछ निकालना है। क्या निकालना है, कुछ कुछ निकालना है। ये तो लल्लू है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, 9 वाला प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1 दैट इज 3 - 1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 4, तो ये 2 टू द पावर 4 16 आ जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं था, दम शम होगा अगले सवाल पे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ 5a, ये क्या होगा, ये बताना है दोस्त, ये क्या होगा, इसको कैसे निपटाएंगे। कि यहाँ पे 5a डाल दिए सर ने, ठीक है, 5a अगर यहाँ पे आ जाता है तो इस चीज को अपन किस तरीके से निपटा सकते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। अगर बेसिक प्रूफ आपका बहुत क्लियर है ना तो आप आराम से किसी भी तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है ही, ठीक है ना।
आपने जो ये प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ है वो अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे 5 लगा करके आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सही है, आराम से आप निपटा लीजिए। बट फिर भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उस ए के जगह पे 5a आकर के बैठ गया। अगर ए के जगह पे 5a आकर के बैठ गया तो यहाँ पे भी ए के जगह पे क्या आएगा, 5a आएगा, और इधर 3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या? तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई स्केलर है तो वो जब डिटर्मिनेंट से बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू दी पावर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 3 आ जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका होल टू दी पावर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 125 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, होल टू दी पावर 4, दैट इज आंसर विल बी योर 250 होल टू दी पावर 4। क्लियर है क्या, समझ रहे हो ना? तो ये आ जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। सही है क्या, क्लियर है? बस खत्म हो गया। ठीक है ना, एडजॉइंट वाला पूरा कंसेप्ट कंप्लीट है हमारा। एडजॉइंट अगर कंप्लीट है तो और क्या दिक्कत है दोस्त, और कुछ बाकी है क्या हमारा? मुझे तो नहीं लगता है कि और कुछ बाकी है बोल के। सही है क्या, क्लियर है? तो चलिए, आंसर इतना घटिया क्यों दिया है, 625 क्यूब इंटू 16 दिया हुआ है, 625 क्यूब इंटू 16, पता नहीं मेरे को इतना घटिया क्यों दिया है, तो उनका मर्जी है, बट ये आंसर तो सही मेरे को लग रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है क्या, अपन आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारे पास इनवर्स। 1.5 घंटा तो हो चुका है, इनवर्स आज पढ़ाने का वक्त मिलेगा क्या? इनवर्स शायद आज वक्त नहीं मिलेगा इनवर्स पढ़ाने का, क्योंकि इनवर्स के अंडर पे क्वेश्चन भी आएगा, काफी सारे सवाल भी आएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो अपन आज नहीं लेने वाले हैं, आज क्या इस साल तो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही रहता है ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है ना, मतलब इनवर्स निकालने का एक और अलग सा तरीका है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये सिर्फ बोर्ड्स में ही आता है, तो ये ज्यादा काम का है नहीं, सिर्फ बोर्ड्स में ही आता है, और बोर्ड्स में से ही हटा दिया तो ये पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जेई पे तो इसका कोई काम है ही नहीं, जेई पे तो अपन एडजॉइंट की मदद से इनवर्स निकालेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये सिर्फ बोर्ड्स में ही आता है, और बोर्ड से अगर हटा दिया तो मैं तो नहीं पढ़ाने वाला। शीट में है, अगर खुद के पास बहुत ज्यादा समय है तो पढ़ लीजिएगा अगर चाहते हो, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाने वाला। तो इनवर्स हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमारा क्या क्या बाकी है यार, अगर देख लेते हैं तो इनवर्स, उसका प्रॉपर्टीज, उसका क्वेश्चन, ये तो एक टॉपिक बाकी रहेगा। फिर आएगा हमारा एक और टॉपिक, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्लस केली हैमिल्टन थ्योरम वगैरह। ठीक है ना, ये तो प्योर जेई बेस्ड हो गया, ये लेक्चर बोर्ड वालों के लिए नहीं चाहिए, और प्लस एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो और 2 लेक्चर चाहिए होगा, ये तो 4th लेक्चर हो गया ना, ये 4th लेक्चर हो गया, तो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन तो बोर्ड वालों को चाहिए होगा, ये यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा लेक्चर 5 एंड दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर सिर्फ जे के लिए चाहिए, बोर्ड्स के लिए नहीं चाहिए, एंड दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 5। है, तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। रिमेनिंग और 2 लेक्चर चाहिए होगा पूरा कंप्लीट करने के लिए, रिमेनिंग 2 लेक्चर में हम बाकी सारे कहानी जो है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है ना, बिना कोई चीज छोड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी चीज छोड़ छाड़ के पढ़ाया नहीं जाता है ना। अब देख लीजिएगा मिला करके, जितना किताब में, जितने कोचिंग मटेरियल में, जितने पूरा दुनिया पढ़ाता है उससे हमेशा 1 गुना या 2 गुना ज्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है क्या, क्लियर है? तो ये ज्यादा पढ़ाने का पीछे एक ही वजह है, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मेंस या फिर एडवांस किसी भी एग्जाम में, बोर्ड में तो तकलीफ दे ही नहीं सकता, एडवांस आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी में ना डाल सके। जो चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में पूरा देखा है वो चेहरा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सारे शायद पॉसिबल ना हो, बट आफ्टर स्ट्रेट डिस्कशन जो भी बच्चा करेगा उसको ऐसा कोई वैरायटी शायद नहीं बचेगा जो उसमें नहीं देख रखा। उसके बाद अगर प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह ये सब तो होता ही जाएगा, उसके थ्रू और पॉलिशिंग होता जाएगा, वो अलग बात है, बट
मिनिमम लेवल में जितना पूरा दुनिया पढ़ाता है और एग्जैक्टली एक एडवांस सिंसियर एस्पिरेंट को पढ़ाना चाहिए उतना तो बिल्कुल अपन कंप्लीट किया है। तो ये 2 लेक्चर बाकी है, खास करके इनवर्स और उसका प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1, ये लेक्चर तो सबको चाहिए है ना, ये बोर्ड्स वालों जेई वालों सबको चाहिए ये। और ये लेक्चर जो है ये खास करके अगर अपन बोले आपको तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये भी एक फालतू सा चीज है, मैट्रिक्स मेथड यूज करके है ना, ये सारे काम हम एडवांस में कर, देखो ये भी पढ़ाने का यूजलेस, मतलब कोई काम नहीं है इसका, क्योंकि ये मैट्रिक्स मेथड जो है ना ये इस बार तो सिलेबस से हटा दिया, सिर्फ इसको बोर्ड्स के लिए ही पढ़ाते हैं है ना, और इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जितना काम करना है वो सारे के सारे हम डिटरमिनेंट के मदद से ही कर देते हैं। ठीक है क्या, क्लियर है? तो यहाँ पे ये लेक्चर खास इतना कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे जो भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो जरूर आप कीजिएगा, क्लियर है? और कैली हैमिल्टन थ्योरम अगर पता है तो भी ठीक बात है, नहीं पता है तो भी कोई खास ऐसा दिक्कत है नहीं, बट फिर भी दुनिया बढ़ाते तो आप बोलोगे सर आप ये नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो चलो, खास बहुत ही रेयर है, सभी पढ़ाते भी नहीं कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है ना। खास करके इस बार 2020 में जो सवाल आया था ट्रेस के ऊपर, ठीक है ना, उसमें अगर आप कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़े हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इससे अपन हिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और 2 लेक्चर बाकी है, मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, देन वेक्टर्स विद 3D, देन प्रोबेबिलिटी, सिलेबस कंप्लीट। मिलेंगे अगले लेक्चर में, और आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं। अलविदा, पढ़ते रहिएगा, होमवर्क करते रहिएगा, और जो भी डाउट्स अकॉर्डिंगली पूछते जाइएगा, और दिमाग लगा करके चीजों को पढ़िए, रटिएगा मत, अच्छे से चीजों को, जैसे मैं इतना मेहनत से समझा रहा हूं, एक एक चीजों को इतना खींच खींच के डीप में जाकर के समझा रहा हूं, आपको भी उसी अकॉर्डिंग समझना है, अपना कॉपी में नोट्स बनाना है, प्रॉपर्ली होमवर्क करना है, और बहुत अच्छे से अपना तैयारी को लेके जाना है। क्लियर है? तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा, गुड बाय।